हम लोग यहाँ तक मैं बता चुकी थी कि जब भी ये PGF2 अल्फ़ा इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है तब ये जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है इससे जो इम्प्लांटेशन के लिए जो बेड तैयार था उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने से धीरे धीरे उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, टूटने लगता है वो। उसी तरह से यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई होता है वो जो आर्टरीज़ है उनका भी वेजोस्पाज्म होता है, अर्थात वो जो आर्टीरियोल्स हैं आर्टरीज़ हैं उनको भी कम मात्रा में उनमें भी स्पाज्म में कॉन्ट्रैक्शंस उसमें भी बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं और उसके कारण जब उनमें कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो वो इस्टीमिया इसीलिए डेवलप हो जाता है। तो दोनों तरह से हुआ। एक तो ये हुआ कि ये जो PGF2 अल्फ़ा है इसने यूट्रस की जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। दूसरा, उन मसल्स को जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी धीरे धीरे कम हो गया। अब इन दोनों कारणों से क्या होगा, तो इन दोनों कारणों से अब ऑटोमेटिकली जो इम्प्लांटेशन के लिए जो बेड तैयार था वो टूटने लगेगा और MC का जो डिस्चार्ज है वो होना शुरू हो जाएगा। जब ये कंडीशंस होती हैं तब ये जो PGF2 अल्फ़ा का लेवल सबसे ज़्यादा हो जाता है और इसी कारण से ये जो एब्डोमेन है उसका जो लोअर एब्डोमेन है मतलब नीचे वाला जो पेट है वहाँ पर क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं, मरोड़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स है उसी के कारण डिस्मिनोरिया देखा जाता है, मतलब पेन होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा पेन होना उसके कारण देखा जाता है। अब ये जब पेन होगा तब उसका सिस्टमिक रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या कि उसके कारण होने वाला और प्रतिक्रिया, तो वो प्रतिक्रिया में क्या क्या हो जाते हैं, दूसरे मसल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं और उसके कारण ही पीठ में दर्द, बैकएक, वीकनेस मतलब थकान, स्वेटिंग मतलब पसीना आना, फिर GIT से संबंधित प्रॉब्लम्स। तो ये GIT से संबंधित कौन कौन से होते हैं, तो भूख नहीं लगना, नौशिया होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ये भी लक्षण उसके साथ ही साथ दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। उनमें क्या क्या होता है, तो डिजीनेस, चक्कर आने जैसा, सिर दर्द, पुअर कंसंट्रेशन और सिंकोप मतलब फेंटिंग अर्थात बेहोशी, तो ये भी कंडीशन इसमें आने लगती है। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि जब प्राइमरी डिस्मेनोरिया हुआ तो होने का मुख्य कारण था प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन के लेवल का बढ़ना, और वो भी कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन, तो PGF2 अल्फ़ा। ये जब बढ़ेगा तो यूट्रस की मसल्स और उनकी जो ब्लड वेजल्स हैं उन दोनों पर असर आएगा, उसके कारण जो क्रैम्प्स हैं वो दिखाई देंगे, मतलब दर्द, उसमें पेट में मरोड़ होंगी और ज़ोर ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाएगा, सीवियर पेन। और उसी के का जो सिस्टमिक रिस्पॉन्स है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी असर आता है और जो दूसरे जो है बैकएक, वीकनेस, इस पर भी असर आता है। तो इस तरह से ये डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स देखे जाते हैं और क्यों होते हैं ये मुझे लगता है आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया रहता है वो उसका जो पेन है, दर्द, वो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल फ्लो के स्टार्टिंग से होना शुरू हुआ। कैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ वो भी अपन ने यहाँ पर अभी बताया था मैंने। उसी तरह से ये जो पेन है ये कब तक ज़्यादा रहता है, तो ये 8 घंटे से लेकर तो 48 घंटे तक रहता है, मतलब 2 दिन तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद में 2 दिन तक ये पेन देखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि क्या क्या चेंजेस प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देखे जाते हैं। अब आता है हमारा कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया जब यदि हो तो क्या क्या क्यों होता है और कैसे उसको कारण क्या है। अब आता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये
25 साल के बाद में नॉर्मली देखा जाता है। वुमेन्स में 25 साल के बाद में ये वाली कंडीशन आती है। ऑनसेट का मतलब है शुरुआत। अब इसके कारण देख रहे हैं अपन कि क्या कारण है होने के। तो ये जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये एक तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पैथोलॉजी आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि जब कोई रोग हो जाए बॉडी में, उस समय की जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको कहा जाता है पैथोलॉजी। और उस कंडीशन में वो जो कंडीशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन, वो कंडीशन है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। मतलब शरीर के अंदर कोई ना कोई तो भी प्रॉब्लम आया है और उसके कारण ये डिस्मेनोरिया देखा जा रहा है। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें? तो एडिनोमायोसिस, उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स और आईयूडी का यूज़, यानी बहुत ज़्यादा यदि आईयूडी का यूज़ किया जाए, आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन जो डिवाइसेस हैं उनका जब यूज़ किया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस, तो उसका भी कारण ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का हो सकता है। इसमें भी जो पेन हो रहा है और जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सब कंडीशंस तो आई है, उसके कारण बॉडी के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई है और उसके कारण हो रहा है। पर उसमें भी ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका रोल होता ही है। इनके कारण ऑटोमेटिकली बॉडी यूट्रस जो है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, कॉन्ट्रैक्शंस में भी असर आएगा, पर PGF2 अल्फ़ा जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब जब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी तब ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाता है। अब आता है कि जब भी ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? तो ये हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और साथ में दर्द भी होता है। और ये जो दर्द है ये कंटिन्यूस भी हो सकता है या थोड़ी थोड़ी देर बाद होता है, जिसको अपन कहते हैं मरोड़ उठना, क्रैम्प्स इन लोअर एब्डोमेन। तो ये इसमें भी सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब आता है कि यदि डिस्मेनोरिया है तो उसका मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, कैसे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसके दृष्टि से यदि अपन देखें ट्रीटमेंट में, तो चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो जो पैथोलॉजिकल कॉज है उसका रिमूवल करना ज़रूरी है। वो जब इरेडिकेट हो जाएगा वो ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ठीक हो सकता है। अब ये फिर भी दोनों के लिए जो कॉमन है वो भी बता रही हूँ मैं और अलग से है वो भी बता रही हूँ। अब इसमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया जब हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जब हो रहा है ना, तब जो गर्ल है वो छोटी रहती है और उसी के साथ में वो बहुत ज़्यादा जब मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा डर भी जाती है और साइकोलॉजिकल उसका एक प्रेशर हो जाता है। और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन वाला पार्ट तो है ही, पर उसके कारण भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया की देखी जाती है, घबरा जाती है वो लड़की। तो उसके कारण से ये डिस्मेनोरिया कई बार बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो डिस्मेनोरिया रहता है उसके लिए, मतलब प्राइमरी डिस्मेनोरिया के लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो काउंसिलिंग करवाना। इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रीटमेंट का पॉइंट जो है उसमें लिखा है काउंसिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी उसकी नर्सिंग करने वाला है, मतलब जब सीवियर डिस्मेनोरिया है तो नेचुरल है किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट किया जाता है, या डॉक्टर ना भी हो तो घर में जो बड़ी हैं, मदर है या कोई भी, तो वो उसने प्रॉपर उसको काउंसलिंग करना चाहिए कि ये जो कंडीशन हो रही है इसका ऐसा कोई बॉडी में एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये इस कारण से होता है। तब जब वो उसको प्रॉपर काउंसलिंग होगी तब उससे प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कंट्रोल होना बहुत हद तक हो जाता है कंट्रोल। तो इसलिए काउंसलिंग उसकी प्रॉपर होना चाहिए, पूरी उसकी जो फिजियोलॉजी है वो बताना चाहिए ताकि लड़की जो है वो अच्छी तरह से समझ जाए। अब उसके बाद दूसरा जो कारण रहता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो पेन बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा पेन है तब ऐसे समय में कई बार जो डॉक्टर्स रहते हैं वो कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और ये जो मेडिसिन रहती हैं उसमें एक पेन रिलीविंग तो मेडिसिन रहती ही हैं, साथ साथ कई बार डायूरेटिक भी मेडिसिन दी जाती है, और कई बार जो इन्फ्लामेशन को कम करने वाली जो मेडिसिन है वो भी दी जाती है। तो ऐसी जो मेडिसिन रहती हैं उन मेडिसिन से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। लेकिन एक बात है
कि कभी भी ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बॉडी में वो एक तरह की आदत बन जाती है कि यदि मेंसेस है तो मेडिसिन लेना ज़रूरी है, और उसका फिर साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे होता है। तो इसलिए ये चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो डायूरेटिक बताई मैंने, उसका मतलब आप लोगों को मालूम है वैसे कि डायूरेटिक है मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा मतलब क्या, कि जो भी वाटर है उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, तो जो एब्डोमेन में एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है या एडिमा है वो कम हो जाता है, तो उससे पेन में रिलीफ मिलता है। इसलिए भी ये चीज़ डायूरेटिक दी जाती है। जो दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ हैं उसका तो कंसेप्ट क्लियर ही होगा कि क्यों दी गई, क्योंकि दर्द को दूर करना है। और इन्फ्लेमेशन वाला जो है सूजन भी आती है जब भी इस तरह की कंडीशन होती है, तो उसके लिए भी वो वाली ड्रग्स देते हैं जिससे कि फ़ायदा हो। अब आता है कि और क्या किया जाता है, तो ये इसके अलावा जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो है यूज़ ऑफ हीटिंग पैड्स। ये जो हीटिंग पैड्स है मतलब गर्म पानी की थैली या ऐसे, ये यदि अपन लोअर एब्डोमेन पे या बैक इसमें रखा जाता है लोअर बैक पे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लड वेजल्स हैं उन ब्लड वेजल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली जो स्पाज्म था वो कम हो जाएगा और उसके कारण जो दर्द है उसमें रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए भी ये हीटिंग पैड्स का यूज़ करना फ़ायदेमंद कहा जाता है। अब उसके बाद और क्या फ़ायदेमंद है, तो मसाज भी क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो कहाँ मसाज होना चाहिए, तो पीठ में, लोअर बैक में मसाज होना चाहिए। पेट पे मसाज नहीं करना चाहिए, लोअर बैक में मसाज करना चाहिए। अब इसके अलावा जो टेंशन्स और ये सब बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है, तो ये योगासन और मेडिटेशन। बहुत सारे ऐसे योगासन रहते हैं जिससे कि बॉडी फिट रहती है, और जब बॉडी फिट रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे उसके लिए वो बॉडी हमेशा तैयार रहेगी और प्रॉब्लम्स उसको कम रहेंगे। तो इसलिए ये कुछ योगासन हैं। उसी योगासन में ये देखा जाता है कि जो प्राणायाम है वो भी किया जाए, मतलब सांस पे ध्यान देते हुए योगासन करना। अब ये जो योगासन है यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है और ऐसे समय में करना है तो वो बहुत ही लाइट वाले योगासन जो रहते हैं वो करना चाहिए, जिससे पेट को मोड़ने वाले जो हैं वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वाले जो है वो योगासन इनमें ज़रूरी है। और उसी तरह से मेडिटेशन मतलब सांस पे ध्यान देकर शांत चित्त होकर बैठना, तो उससे भी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा नॉर्मल एक्टिव लाइफ होना चाहिए, इसलिए एक्सरसाइज लिखी है कि जो भी नॉर्मल एक्टिव लाइफ है, घूमना फिरना ये सब करना चाहिए। हेवी एक्सरसाइजेस इसमें अवॉइडेड है, उससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अब इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अच्छा मेंटेन करके रखना। अच्छा यदि न्यूट्रिशन होगा तो नेचुरल है कि बॉडी स्ट्रांग रहेगी, हेल्दी रहेगी, और ये जितने भी सिम्टम्स हैं वो सब सिम्टम्स ज़्यादा, मतलब पेन तो होगा मेंसेस में, पर अनबियरेबल जो पेन रहता है डिस्मेनोरिया जो देखा जाता है वो नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो और ऐसे कुछ चीज़ें हैं डाइट में जिनको देने से फ़ायदा देखा जाता है, तो उसमें ये देखा गया है कि मेंसेस स्टार्ट होने के 7 से 10 दिन पहले से यदि शुगर और सॉल्ट इंटेक कम कर दिया जाता है तो ये देखा गया है कि फ्लूइड रिटेंशन भी नहीं हो पाता, और उसके कारण जो मेंसेस है उसमें जो डिस्मेनोरिया वाली कंडीशन है उसमें भी काफ़ी आराम रहता है। तो इसलिए ये कहा जाता है, और ये सब रिसर्च के बेसिस पे ही है, कि शुगर और सॉल्ट का इंटेक 7 to 10 डेज बिफोर मेंसेस कम कर देना चाहिए। उसी तरह से कुछ नेचुरल डायूरेटिक्स भी है। अब नेचुरल डायूरेटिक्स बोला है, इसका मतलब क्या, कि ऐसे फूड्स है जिसके अंदर यूरिन आउटपुट बढ़ाने की क्षमता है, तो वो चीज़ें यदि दी जाए तब उसमें भी ये फ़ायदा देखा जाता है कि जो डिस्मेनोरिया वाली कंडीशन है उसमें काफ़ी रिलीफ हो जाता है। उसमें कौन कौन सी सब्जियां और ये हैं फ्रूट्स, तो उसमें एस्पेरेगस, क्रैनबेरी जूस, फिर पीचेस है, पार्सले है। कुछ चीज़ें तो अपने यहाँ मिलती नहीं है, जैसे पार्सले या एस्पेरेगस,
वाटरमेलन है, तरबूज है ना। तो ये जब यदि अपन ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर दें इन दिनों में, तो फ़ायदा ये होगा कि फ्लूइड का रिटेंशन नहीं होगा और जो डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ होना चाहिए। अब क्या चीज़ों से नुकसान हो सकता है, तो उसमें एक है कि रेड मीट ज़्यादा अमाउंट में जिसमें फ़ैट है, ऐसा वाला मीट यदि खाते हैं तो डिस्मेनोरिया की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह से रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि हाई फैट यदि डाइट कोई खा रहा है तो उसको भी लो फैट डाइट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि उसको डिस्मेनोरिया की कंडीशन में आराम मिल सके। और जो सेकेंडरी का मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी पैथोलॉजिकल कारण है उसका रिमूवल प्रॉपरली होना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति है उसको डिस्मेनोरिया से सही ढंग से आराम मिल सके। क्योंकि ये जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस रहती हैं इसको यदि वैसे ही रहने दिया जाए तो कई बार कंडीशन और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। उसमें कई बार तो जो हिस्टेक्टोमी करना पड़ती है, यूट्रस निकालना पड़ता है, या कई बार वो कैंसरस भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले ही यदि बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्मेनोरिया है ये चीज़ देखना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ याद आई मुझे कि जो खास तौर से जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया रहता है वो उसका ओरिजिन भी एक साइकोलॉजिकल रहता है। तो इसलिए नॉर्मली जो लेडीज़ एक बार मतलब जिनको एक बार बेबी हो जाए उसके बाद वो डिस्मेनोरिया डिसअपियर भी हो जाता है। तो इसलिए प्राइमरी डिस्मेनोरिया इतना ज़्यादा टेंशन देने वाला नहीं है। उसका यदि प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर डाइट हो और बाकी जैसे मसाज है, एक्सरसाइज है नॉर्मल और हेल्दी अपनी यदि हैबिट्स हैं तो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अपना आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें यदि किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे या पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक और मैं चाह रही थी वैसे कि एक बार मैं वो जो आप स्काइप लाइव से करते हैं वो भी करके देखूं, फिर उसमें जो बेटर लगेगा आप लोगों को उस हिसाब से फिर अपन पढ़ा देंगे। तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।